हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल यूवी क्लासेस पर। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 12 की फिजिक्स का जो हम इलेक्ट्रोस्टैट मतलब स्थिर वैद्युतिकी जो पार्ट कर रहे थे उसके हम लोग शायद 21 लेक्चर्स देख चुके थे, जिसके अंदर मैंने आपको लेक्चर नंबर 20 और 21 के अंदर क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी और आपने की भी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे, ठीक है। जैसा कि अभी आप लोग देखते जा रहे हैं कि अब आपके 10th और 12th वालों के जो बच्चों के एग्जाम पेंडिंग थे, जो अभी 12th में हाल फिलहाल हैं, उनके एग्जाम डेट आ गए हैं, तो वो अपनी एग्जाम डेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से, तो वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। और जो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन बड़े हों छोटे हों, अगर वो कोई 12th में हो 10th में हो और उन तक ये बात नहीं पहुंची, अभी वो सीरियस नहीं हुए, तो सीरियस हो जाएं और एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम दें। मैं आप लोगों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, आप लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा रहे और जल्दी एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। चलो हम अपनी बात करते हैं वापिस। हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हमने 20-21 लेक्चर देखे थे और लास्ट लगभग 2-3 लेक्चर्स के अंदर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो क्यूब प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे करा रहा था फ्लक्स से रिलेटेड, और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, तो जिनके आंसर हम यहाँ देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो मैंने दिए थे, तो आपको पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपको लास्ट 21 जो लेक्चर नंबर था उसके अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, तो आप पूरी वीडियो रेगुलर देखें, आपको तीनों के आंसर्स यहाँ बोर्ड पे मिल जाएंगे। बीच बीच में मैं आपको आंसर्स देते जाऊंगा। पहला जो एक क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी बराबर थी और एक था जिसके अंदर चार्ज बराबर था, यानी जो थर्ड क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर के अंदर। जो बच्चे आज नए हैं इस चैनल के ऊपर वो प्रीवियस लेक्चर देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छा मटेरियल आपके यहाँ मिलेगा जो आपके नीट के लिए, आईआईटी के लिए, 11th 12th 10th के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा, ठीक है। तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, छोटा सा लेक्चर है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन थे, उनका रिप्लाई यहाँ पे कुछ मैंने करवाए भी थे। तो आज हम नया टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और जो हमारे लेक्चर्स के अंदर जो क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैं उल्टा डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 था आपकी, जिसके लिए मैंने कहा था कैलकुलेट द ratio या find out the ratio of intensity of electric field of a two spheres having the radius a and b if the charge on their surfaces are equal। तो अगर वहां पे मैं चार्ज की जगह मैं चार्ज डेंसिटी वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे भी, अगर चार्ज डेंसिटी बराबर हो तो उस क्वेश्चन के अंदर आपने देख लिया होगा उसका आंसर आएगा 1:1। अगर किसी को सॉल्यूशन नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मुझे ये नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। आई होप तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। मैं इस चीज के लिए आप लोगों के लिए एक अच्छे फ्यूचर के लिए कामना भी करता हूँ कि आपको सब समझ में आए और आप अच्छे से मेहनत करें। चलो आगे, अभी हमारे 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, आपको वीडियो के बीच बीच में मिल जाएंगे, आप देखते जाएं, ठीक है। कुछ अब जो हमारा नया टॉपिक है वो देखिए क्या है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने गाउस लॉ पढ़ा था, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ के अंदर हम आगे बढ़ रहे थे। आज जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होगा फोर्स एंड प्रेशर। प्रेशर भी पूछ सकता है, कई बार नहीं पूछे तो भी आपको बताना है। फोर्स एंड प्रेशर ऑन द चार्ज को रखते हैं यहाँ पे, ऑन द चार्ज कंडक्टर या सरफेस और चार्ज कंडक्टर, ठीक है। आगे बात समझ। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, मैंने स्फेरिकल शेप कंसीडर कर ली। अब क्या होगा, मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज करूं, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर चार्ज डिवाइड करूं और वो चार्ज क्या हो, पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो इसके ऊपर। इस हिसाब से यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो। मान लो यहां से ये ए और ये बी। अब ये क्या है, देखो एक मिनट, सॉरी, ये अभी पूरा आप एक सरफेस मान, ये कंडक्टिंग सरफेस है, इसको छोड़े आगे बात सुनिए। और मैंने मान लिया इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसके ऊपर जो चार्ज है क्यू चार्ज है, क्यू मान लिया प्लस क्यू मान लो, ठीक है। हमने माना मेरे पास एक स्फीयर है और कंडक्टिंग है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर को मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, देने के बाद मान लो इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, प्लस सिग्मा है। और ये बात समझ। अब देखो
अब हम क्या जानते हैं कि सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो। अगर सेम चार्ज होगा तो आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये बात आप अच्छे से जानते हो सारे, ठीक है। तो एक बार बताओ, एक सरफेस के ऊपर जब चार्ज देंगे तो ये वाला प्लस इस वाले प्लस को रिपेल करेगा नहीं करेगा, इधर ये वाला प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। कहने का मतलब सारे चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ये बात समझ, जब रिपेल करेंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने माना कि रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन के कारण कितना फोर्स या प्रेशर बन रहा है और इसके सरफेस पे कितना लग रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। देखो ये ऐसे है कि बहुत छोटा सा पार्ट, जैसे मान लो सरफेस हो पूरी ऐसे बॉल सी शेप होगी पूरी 3D के अंदर, तो छोटा सा सरफेस ऊपर, लेकिन हमने समझने के लिए क्या माना, यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर दिखे ताकि, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हल्का सा ऐसे दूर मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे अलग है, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ए भी ऊपर वाला पार्ट है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो मैंने यहाँ सी नाम ले लिया, ए सी भी नीचे वाले पार्ट को मैं कह दूंगा। अगली बात समझ में। अब देखो मैंने माना ये डीएस सरफेस, डीएस मतलब टोटल सरफेस अगर एस होगा तो उसके एलिमेंट को क्या कहेंगे हम, डीएस कहेंगे। अगर मान लो सरफेस कम है, सरफेस छोटा है, तो इसके ऊपर चार्ज भी क्या होगा, छोटा होगा नहीं होगा। अरे ये बात समझ में अच्छे समझ में आ रही है। अब देखो जो बच्चे रेगुलर देखते आ रहे हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी। मैंने आपको बताया था किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के नियर किसी पॉइंट पे, कहीं भी मान लो पॉइंट, उस पे अगर मैं इंटेंसिटी कैलकुलेट करूं तो वो आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कंडक्टिंग सरफेस के लिए। मान लो मैंने एज्यूम किया कि एक पॉइंट P बाहर की तरफ है और एक ही पॉइंट अंदर Q है। एक बात दिमाग में रखना, कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है, प्लस सी से कोई मतलब नहीं, पॉइंट का नाम सी है। अब देखो, अब कंडक्टिंग सरफेस के पॉइंट P अगर पास में हो तो हम क्या जानते हैं, इंटेंसिटी एट आउटर पॉइंट P विल बी, देखो क्या लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चालक के कारण बाह्य बिंदु पर एक्सटर्नल जो पॉइंट होता है उस पर जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए बाह्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये कंडक्टर सरफेस है, तो कंडक्टर के इंटरनल पॉइंट पे क्या होती है, एंड intensity at internal point Q will be, Q पे क्या होगी, जीरो। क्यों, आप क्या जानते हो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट हो, इंटरनल पॉइंट हो, हमने कंसीडर किया था स्मॉल r लेस देन कैपिटल R कंडीशन, याद आ रही है आपको। तो उसके अंदर हमें क्या मिला था, इंटेंसिटी जो मिली थी इन पॉइंटों पे क्या थी, बाहर की तरफ जीरो मिली थी। आगे बात समझ में। अब देखो मैंने क्या माना, मैंने कंसीडर कर लिया ए भी एक स्मॉल एलिमेंट है, भाई अंदर वाले बिंदु पर इंटेंसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब हमने क्या माना कि एक ए भी एक स्मॉल एलिमेंट है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, dq है, उसका एरिया कितना है, ds है। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर मैंने माना कि ए बी पार्ट के कारण इंटेंसिटी E1 है और बाकी जो रेस्ट पार्ट है इसके कारण इंटेंसिटी E2 है, भाई तो अब आप दिमाग लगाओ, ये थोड़ा सा सोचने वाला 3D पॉइंट है, इसको एज्यूम करो। मान लीजिए ये सरफेस होता, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होता, तो इसके कारण तो बाहर की तरफ है, बाकी जो भाग बच रहा है उसके कारण भी बाहर की तरफ, क्यों, टुवर्ड्स द पॉइंट होता है आर कैप की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो E1 भी बाहर की तरफ और E2 भी बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है, ये मैंने मिला दिया, आपकी मर्जी मिलाओ तो ठीक है। अब देखो E ऊपर वाले ए बी पार्ट के लिए ये वाला पार्ट किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, E1 नीचे की तरफ, और ये वाला इसके कारण इंटेंसिटी ऊपर की तरफ। ये थोड़ा सा 3D व्यू है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे हिसाब से कि भाई पॉइंट इंटरनल है तो बाहर की तरफ मतलब टुवर्ड्स द पॉइंट, इंटेंसिटी पॉइंट की तरफ होगी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इफ ए बी इज अ स्मॉल एलिमेंट चार्ज by
चार्ज dq। भाई हमने क्या माना ए भी एक अल्पांश क्षेत्र अल्पांश है जो कि dq से चार्ज है, तो क्या होगा, सो एट पॉइंट P पे क्या होगा, EP इक्वल्स टू E1 प्लस E2, इक्वेशन नंबर 3। पॉइंट P पे क्या होगा, E1 और E2 ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली एट पॉइंट Q EQ इक्वल्स टू E1 माइनस E2। समझ में आ रही है, ऐसा होगा। अब आप क्या देख सकते हैं, EP हमने यहां भी निकाला है, तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब E1 बराबर E2, चाहो तो आप इसे फिफ्थ कह दो। अगर ऐसा है तो इसके हेल्प से क्या होगा, फिफ्थ मतलब 100 सीधा। भाई ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है, अभी आगे देखते जाओ। E2 की जगह E1 रख दूंगा तो E1 प्लस E1 हो जाएगा, तो इसका मतलब E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली E2, भाई E1 बराबर E2 होगा, ये रहा। अब E2 की जगह चाहे E1 रखूं या E1 की जगह E2 रखूं, आप दोनों को ऐड करके 2 को डिवाइड करो तो यही को आएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर क्या आ गया, फिफ्थ आ गया आपके पास। समझ में आ रही है, इतना आप लिख सकते हो, ये बाय सॉल्विंग अबव इक्वेशन, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। ये E1 बराबर E2 बराबर B ऐसा लिख सकते हो। आगे बात समझ में, इसको राइट डाउन करो फटाफट। आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, हम मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं फटाफट। भाई एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इंटेंसिटी इस एलिमेंट के कारण भी बाहर की तरफ, इसके कारण भी बाहर की तरफ, तो दो टोटल इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगी। अंदर वाले पॉइंट के लिए इसके कारण नीचे की तरफ, इस वाले पार्ट के कारण ऊपर की तरफ, तो दोनों माइनस हो गई। तो आप देख सकते हो ये दोनों जब बराबर है, दोनों माइनस होंगे तो ओवरऑल 0 हो गया। भाई दो फोर्स जब किसी एक पॉइंट को बराबर ताकत से खींचेंगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा नहीं आएगा, तो रिजल्टेंट इसीलिए EQ बराबर हमने क्या देखा था, 0 आ रहा था। ये तो कॉन्सेप्ट से था, हमने गॉस लॉ में पढ़ा है। जिनको ये प्रॉब्लम आ रही सर ये कहां से आया, तो आप मेरे जस्ट प्रीवियस लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, तो वहां पे मैंने कंडक्टिंग स्फीयर का करवा रखा है, हर टॉपिक के साथ उसकी हेडिंग है, आप देखें आराम से, समझे, छोटी छोटी वीडियोस हैं, समझ में आ जाएंगे। तो वो आपको दिख भी रहा होगा कौन सा लेक्चर है यहाँ पे। तो अब उसके बाद देखो EP बराबर ऐसा आ गया, EQ आ गया। अब दोनों की कंपैरिजन की, 1 की 3rd से, 2 की 4th से, उसके बाद कंपैरिजन करा, ये यहां तक आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, ऊपर का साफ कर देता हूं, एक बार समझे इसको। अब क्या कहता है ये, अब मेरे को प्रेशर निकालना है। मैंने क्या देखा, मेरी हेडिंग थी फोर्स, मेन बात है मेरे को प्रेशर। देखो प्रेशर बनाने के लिए क्या है, फोर्स बाई एरिया, तो मेन काम हो गया कि फोर्स निकालना है। तो फोर्स की डेफिनेशन से मैं क्या लिखूंगा, देखो जब ये स्मॉल एरिया, स्मॉल चार्ज है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, स्मॉल लगेगा। इस वाले पार्ट के काम, भाई मैंने क्या कहा आपको, सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, तो ये वाला पार्ट इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, सो अप्लाइड फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स जो होगा, लगा हुआ बल कितना होगा, DF। DF क्यों, स्मॉल एलिमेंट के कारण स्मॉल आ गया, बराबर इसकी इंटेंसिटी कितनी कंसीडर की, E2 इनटू, और किसके ऊपर लग रहा है, इस DQ के ऊपर,
ये तो मैं आपको बता चुका, इंटेंसिटी वाला आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे कि फोर्स बराबर एक का फील्ड आता है दूसरे का चार्ज आता है। E2 की वैल्यू फिफ्थ से आप समझो dq क्या होता है। देखो बाय डेफिनेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, मैंने इनकी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और आपको कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बताया है। सिग्मा बराबर dq अपॉन ds, तो मैं dq बराबर क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ds। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। वैसे आपका ये रिजल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं टोटल फोर्स निकालूं तो टोटल फोर्स, तो आप जानते हैं जब एक साइड से d हटता है, डिफरेंशिएशन हटता है, तो दूसरी तरफ क्या जाता है, इंटीग्रेशन। मतलब d का साइन हटता है तो एक तरफ से अवकलन हटेगा तो क्या जाता है, समाकलन। आप इसको फॉर्मूला नंबर 1 कह सकते हैं कंबाइंड। आगे बात समझ में, अब देखो आगे क्या होता है, मिटा दो ये तो समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखो क्या करना है, ये मेरे पास फोर्स आ गया, अब मेरे को क्या निकालना है, प्रेशर। बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर दाब की परिभाषा क्या कहती है, P बराबर एरिया, फोर्स के अंदर अगर एरिया का भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं, dF अपॉन ds बराबर क्या होता है, प्रेशर होता है। dF की वैल्यू a से, या सीधी सीधी यहां से डिवाइड कर दूं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये प्रेशर आता है। बात समझ में आ गई, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, एक फॉर्म और हो सकती है इसके लिए, वो फॉर्म क्या हो सकती है, देखो पहले आप इसको नोट करो एक बार। कर लिया होगा नोट। अब देखो आगे, देखो क्या हो सकता है, मैं इसको रब कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। ठीक है, चलो इसको रब नहीं करते, इधर का रब करता हूं, ये वाला एक्स्ट्रा। आप देखो यहां तक समझ आ गया। कल हमने जो 3 क्वेश्चंस आपको बताए थे उनके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा, तो मैं आपको सेकंड इंटेंसिटी वाले का बता चुका था, सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी हो तो ई ए बराबर ई बी, सॉरी ई ए अपॉन ई बी निकालना था। इसके ये फॉर्मूला होता है सिग्मा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1:1 आ गया था, ये मैंने आपको बता दिया था। थर्ड इक्वेशन जिसके अंदर चार्ज का अमाउंट बराबर दिया था, Q1 बराबर Q2 दिया था। बात समझ में आ रही है। अगर उस क्वेश्चंस का मैं आंसर देखूं तो उसका आंसर आपके पास आ रहा है b स्क्वायर अपॉन रेशियो a स्क्वायर। अब करके देख लेना, सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू क्या रखोगे, q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई और q तो मैंने सेम दिया है क्वेश्चन के अंदर, 4 पाई r स्क्वायर, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसलिए e a में b स्क्वायर, इधर a स्क्वायर। समझ में आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जहां पे चार्ज बराबर था। फर्स्ट क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग चल रहा है, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। दोबारा देखिए, q1 बराबर q2 है, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया कैसे हुआ, एक बार करके देखिए, e अपॉन e b निकालें, नहीं आए तो मेंशन करें, मैं आपको बता दूंगा। अब हम अपने टारगेट पे आते हैं वापस। देखो हमने क्या देखा था, सिंस P बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कारण किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के बाहर के पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे इंटेंसिटी ये होती है। भाई पर्टिकुलर पॉइंट P को P नाम रखा, इसलिए P बोल दिया ना, E बराबर ये, तो मैं यहां से सिग्मा निकालना चाहूंगा, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू E। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपके आगे भी काम आएगी, देखते जाना। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैंने कॉम्बिनेशन A नाम दिया था, मैं देखो यहां लिख रहा हूं, थोड़ा इधर काम करना मुझे। तो A के अंदर अगर मैं रखूं, सो फ्रॉम इक्वेशन A, समीकरण A से क्या होता है, dF बराबर सिग्मा की जगह वो रख दो 1/2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट E इनटू स्क्वायर इनटू ds छोड़ दो। देखो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, E का स्क्वायर, ds, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ds। समझ में आया क्या, ये भी प्रेशर ही है,
बट उसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो गई। अगर क्वेश्चन मेंशन कर दे कि कैलकुलेट करो कि फोर्स की फॉर्म इस फॉर्म में होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और टोटल फोर्स वही टोटल फोर्स वाली बात, यहां से इंटीग्रेट करूंगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू डीएस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसके बाद वही अगर ये निकालेंगे तो प्रेशर ये भी क्या हो जाएगा, आपने क्या देखा सिग्मा स्क्वायर पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या बन गई, ये वाली डेरिवेशन बन गई। तो इसका मतलब 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अदरवाइज आप डीएस का डिवाइड करना तो भी आंसर आ जाएगा। आगे क्लास में एंड प्रेशर ऐसे लिखना है आपको। अब नोट करो, आपको आ गया होगा समझ में। कर लिया होगा नोट? अब देखो कर दूं अब, ध्यान से देखो। अब ध्यान सुनो, जो आपके पहला क्वेश्चन था मैंने कहा था कि एक स्क्वायर है और सॉरी स्क्वायर क्या है ना, तो रेक्टेंगल की शेप हो। इसकी साइड मैंने 10 सेमी बताया था, ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर हमें दे रहा था क्वेश्चन के अंदर। और ये कहा था कि इसके मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के ऊपर एक चार्ज, कितने का था आपने क्वेश्चन में देखा होगा, +10 माइक्रोग्राम था। साइड 10 ही थी क्या? ठीक है 10 ही थी, बाकी इसका कोई रोल नहीं हुआ। और ये कहा था इससे स्क्वायर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करो। देखो ये ऐसे है, ध्यान समझो। ये मान लो अभी ये है नहीं, वैसे मान लो ये स्क्वायर होगा, ठीक है, ये वाला सरफेस स्क्वायर होगा, केवल इतना सा ये वाला ऐसे, ये स्क्वायर होगा। अब ये यूं बोल रहा है कि इसके सेंटर से इतनी ऊंचाई पे यहाँ पे एक चार्ज रखा है, इससे निकलने वाला सरफेस। अब ये 5 सेंटीमीटर पे है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे करूं, मैं ऐसे करूं, मान लो ये मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर की हाइट होती है। देखो मैं ट्राई कर रहा हूं आपको समझाने का, आप प्रयास करें इसको समझने की। अब देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे ही है, तो अब इससे निकलने वाला चार्ज कब गाउस लॉ कब लगेगा, जब ये पैक होगा। शर्त क्या होती है, क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे 10-10 है, तो मैंने मान लिया यहाँ भी 10-10 की सरफेस होगी। मान लिए 10 नीचे 10, जब सारे ये सरफेसेस बराबर हो तो ज्योमेट्री बनती है क्यूब, मतलब इसी नाम से। अब देखो इसका इमेजिन करना थोड़ा सा बता सा क्वेश्चन नहीं, ऐसे अब ये क्या है, ये वाला सेंटर जो था, ये वाला जो सेंटर है, यहाँ पे जो चार्ज था 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे, तो मैंने 10 का यहाँ माना, तो 5 यहाँ खत्म हो गया, 5 ऊपर हो गया, तो इसका मतलब सेंटर में आ गया। तो चार्ज बिल्कुल मिड में है, चार्ज यहाँ पे है, ये मिड में। अब अगर ये मिड में है चार्ज, तो अब वही बात, एक ट्यूब से निकलने वाला फ्लक्स क्या बताया था, फाई इक्वल्स टू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 10 की वैल्यू मतलब सॉरी माइक्रो की 8.82 into 10 to the power minus 12। ये तो आप करते रहना, नहीं एप्सिलॉन नॉट में भी चलने दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड आप बात करते रहना अपने हिसाब से। अब देखो ये निकल रहा है टोटल 6 सरफेसेस से, मैंने आपको समझाया था। मेरे को चाहिए एक सरफेस से निकलने वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एक से निकलने वाला सरफेस कितना होगा 5/6। समझ में आया? जब आप इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करोगे 8.85 into 10 to the power minus 12 का, तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 1.88 into 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। बात समझ में आ रही है? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको नहीं आया, हम दोबारा डिस्कस करेंगे। इस हिसाब से मैंने तीनों क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब आप इनकी प्रैक्टिस करो, एक बार इसको नोट करो। कर लिया होगा, वरना कर लेना भी, आपको टाइम मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वहां पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। कोई डाउट हो तो आप बताएं। बाकी अभी देखो 12th के साथ साथ जो 10th के साइंस के लेक्चर आ रहे हैं फिजिक्स के, उनके अंदर 12th का बहुत पोर्शन कवर होता है। आपके जो 5th चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, आरबीसी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से जो 3rd चैप्टर आपके इलेक्ट्रिक करंट सेकंड यूनिट आती है, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टेट है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट वाली जब यूनिट पढ़ते हैं डायनामिक्स वाली, तो वहां पे आपके जो बेसिक्स होता है, ओम्स लॉ होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होता है, फिर आपके करंट, चार्ज, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, पैरेलल, सीरीज ऑर्डर, पैरेलल ऑर्डर, आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, ऐसी बात नहीं, वो यहाँ पे लेक्चर चल रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाके 10th की प्लेलिस्ट खोलें साइंस की, उसके अंदर आपको जो लेक्चर मिलेंगे वो इक्वली इंपॉर्टेंट है 12th के लिए भी। 10th के लिए तो है ही है, लेकिन 12th के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप वो भी देखें, आपको उनसे भी बहुत प्रॉफिट होगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।